छठे चरण के मतदान को लेकर पल पल का अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग चल रही है इस वक्त और उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग जारी, पश्चिम बंगाल की 8, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 सीटों पर मतदान चल रहा है, दिल्ली के 7, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान। सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। इस बीच तस्वीरें हम आपको दिखाने जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वोट कास्ट करने के लिए पहुंची है। तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची है। छठे चरण का मतदान लगातार जारी, जिस बीच ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज अपने मतदान का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, जिस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये खास तस्वीरें जहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं। तमाम दिग्गज ये अपील कर रहे हैं जनता से कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जिस बीच ये तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं। बिल्कुल, तो खास तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वोट कास्ट करती हुई नजर आ रही हैं और आज 8 राज्यों के 58 सीटों पर मतदान चल रहा है और इसी मतदान प्रक्रिया के दौरान ये जो तस्वीर है वो बेहद खास, जहां पर पोलिंग बूथ पर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद पहुंची हुई हैं और वोट कास्ट करने के बाद वो जनता को क्या कुछ संदेश देती हैं ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई हैं। जानकारी के साथ तस्वीरें भी लगातार साझा कर रहे हैं और ये जो तस्वीर वो बेहद खास उस वक्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच, कड़ी सुरक्षा निगरानी के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंची। और लगातार हमारे साथ पल पल का अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ राजकुमार चौधरी विशेष संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजकुमार, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वोट कास्ट करती हुई नजर आई हैं, उनके साथ ही तमाम सियासी दिग्गज नेता भी वोट कास्ट करने के लिए आज पहुंचे और उन्होंने जनता जनार्दन से ये अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। इन सभी तस्वीरों पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए मनीषा, स्वाभाविक तौर पर हिंदुस्तान जो है 140 करोड़ की आबादी वाला देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरीके से वोट कास्ट किया है और एक संदेश देने का प्रयास किया है, तो कहीं ना कहीं अंतिम पायदान पर खड़े हुआ जो वोटर है उसको भी एक ये संदेश देने का प्रयास किया है कि आइए इस लोकतंत्र के महापर्व में निकलिए और अपने मताधिकार का उपयोग कीजिए। वोट कास्ट जिस तरीके से 5 चरणों के चुनाव हुए हैं, छठा चरण आज शुरू है। मैं दिल्ली में मौजूद हूँ इस समय और ये जो दौर रहा है, क्योंकि देखिए भीषण गर्मी के बावजूद लोग निकले हैं और जिस तरीके से पहले चरण की यदि बात कर लें, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, पांचवा, लगातार जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। छठे चरण में दिल्ली में मौजूद हूँ और इस समय भी गर्मी का भारी प्रकोप है। मेरे साथ मेरी सहयोगी यहाँ पे संजना है, ये बताएंगे कि ये कौन सी लोकसभा सीट है। बड़ा कड़ा मुकाबला है। जी बिल्कुल, देखिए इस बार का जो मुकाबला है वो गर्मी के साथ तो वोटर्स का सबसे ज़्यादा कड़ा होने वाला है। वो इसलिए भी क्योंकि ये जो पूरी सीट है ये उत्तर पूर्वी का क्षेत्र पड़ जाता है और उत्तर पूर्वी के क्षेत्र में अगर हम देखें जो टक्कर का मुकाबला क्योंकि होने वाला है, ये बाबरपुर जो विधानसभा है ये वो है और ये हम जो इस जगह पर जहाँ खड़े हैं ये करदमपुरी का इलाका है जो कि एक गाँव क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मनोज तिवारी जो कि इस समय सांसद हैं और कन्हैया कुमार जो है वो उनके सामने, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सीधी टक्कर एक तरीके से राजकुमार जी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये गर्मी के साथ साथ सियासी जो माहौल है वो भी काफी ज्यादा गर्म है। देखिए बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि देखिए मौजूदा सांसद हैं मनोज तिवारी, फायर ब्रांड नेता हैं और कन्हैया कुमार भी अब कहीं ना कहीं मनीषा आ गए हैं। एक फर्स्ट वोटर मेरे पास है, ये पहली बार वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। क्या सोच के वोट करेंगे? जो हमारे लिए लड़े और हमें सही, हमारे देश को सही राह पे वो लेके जाए, मतलब हमारे लिए नौकरी के लिए करेंगे हम वोट। अच्छा, अपेक्षा क्या है, क्योंकि आप अब युवा हो
युवा हो गए हो, पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग होगे, चुनने के लिए जाओगे, एक वोट बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जो आपके जैसे नए वोटर हैं उनको क्या संदेश दोगे? बाहर निकलें, गर्मी से बचें? मैं उन कुछ वोट अपने घर देखिए मनीषा, एक बार मैं और दिखा दूं, भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सुबह से चल रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान लगातार लगे हुए हैं। किसी भी व्यक्ति को मोबाइल फ़ोन लेके जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए अगर दिल्ली पुलिस के लोगों से अगर इधर देखें, क्योंकि प्रोटोकॉल का बड़ा नियम होता है, लोग जो है वो कैमरे पर बात करने की स्थिति नहीं, लेकिन वो पिछले 1 घंटे से यहाँ पे मौजूद हूँ। ये जो पोलिंग स्टेशन है, इसके अंदर ही पोलिंग स्टेशन पड़ता है और यहीं पे गोकुलपुरी का भी है, QRT की 5, क्योंकि बहुत संवेदनशील इलाका है। बाबरपुरी जो है वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है। वोट डाल के आए हैं, दिखाइए जरा उंगली, किस आधार पर वोट दिया? अब आधार पे क्या दिया, अब काम जिस हिसाब से सरकार करे, कोई भी हो, हमें तो काम से मतलब है। सरकार कोई भी हो, हमें काम से मतलब है। अगर सरकार तक कोई मैसेज पहुंचाना हो तो कुछ कहेंगे? अरे सरकार क्या, कोई भी सरकार बने वो काम सही करे, मेरा कहने का मतलब तो ये है। कोई भी सरकार बैठे वो पब्लिक के हित में काम करे। राष्ट्र हित सर्वोपरि, देश सशक्त हो। जी मनीषा। बिल्कुल राजकुमार, अभी जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और जनता से बातचीत करके उनके मुद्दों को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं, इधर हम चाहेंगे कि वो खास तस्वीरें भी दिखाएं कि मतदाता जागरूक कितना ज्यादा है, किस संख्या में मतदान स्थल पर वो पहुंचे हुए हैं और दिल्ली की जनता इस मतदान को किस तरह से देख रही है। देखिए बिल्कुल मनीषा, देखिए ये माता जी हैं और मुझे लगता है अस्वस्थ है शायद जी, वोट डालने आई है। फिर भी लोग जो वोट डालने नहीं आ रहे उन्हें क्या संदेश देंगी? ये तो डालना जरूरी है बाबू, ये तो जरूरी है डालने। अभी उनके बेक लिए जो ना डालें वोट, ये तो हर हाल में डालना, चाहे लंगड़ो चाहे लूलो। कुछ कहेंगी? आप साथ लेके आई हैं, वोट किस आधार पर कर रही हैं? बस जी, जा जो भी पार्टी जीते। देखिए और भी हैं। बदलाव कुछ किस आधार पर वोट करेंगे? अरे जहाँ महंगाई के आधार पे विकास चाहिए हमें बस। जी कुछ कहेंगे? जी देखिए लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जा रहे हैं, लेकिन मतदान कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। जनता के अलग अलग मुद्दे हैं, कोई बेरोजगारी को लेकर वोट कर रहा है, कोई विकास को लेकर वोट कर रहा है। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां 14 सीटों पर 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फुलपुर, इलाहाबाद में मतदान हो रहा है। वहीं अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती में वोटिंग लगातार जारी है। संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़ में भी मतदान हो रहा है। जौनपुर, मछली शहर, भदोही में ही मतदान हो रहा है। सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। लगातार 14 सीटों पर मतदान जारी है। बेहद अहम ये सीटें, जिसमें कई हॉट सीटें शामिल हैं। 14 सीटों के लिए 162 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। गली नुक्कड़, चाय की टपरी पर यही चर्चा चल रही है कि किसके पाले में कितनी सीटें आखिर आएंगी। जनता का फैसला क्या होगा, ये 4 जून को देखने को मिलेगा। इस बीच हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें बहुत अहम हो जाती है। जिस तरीके से वादों की सियासत भी हमने गरमाती हुई देखी, दावों की सियासत भी गरमाती देखी। बीजेपी कह रही है कि हमने 5 चरणों में 310 सीटें पाली हैं, वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि आप 150 सीटों में सिमट जाएंगे। क्या कुछ देखने को मिल रहा है 14 सीटों को लेकर? बिल्कुल निश्चय, अगर उत्तर प्रदेश की इन 14 सीटों की बात करें तो अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो इन 14 में से 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी विजय हुई थी और 4 सीटों पे गठबंधन को जीत मिली थी। वहीं 1 सीट उपचुनाव में आजमगढ़ फिर भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया था। यहाँ का जाति समीकरण चूंकि ऐसा होता है कि मुस्लिम मतदाता, यादव मतदाता, पिछड़ी हुई जातियाँ और एससी हरिजन जातियाँ ज्यादा हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लाभार्थियों का एक वोट बैंक तैयार किया, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा करके, उन्हें फ्री राशन दे करके, उसके बाद से ये जातियां टूटी और जो इंडिया गठबंधन है उनके लिए चिंता की लकीरें सामने देखने को मिली। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपने सुशासन को लेकर, अपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और विकास की योजनाओं को लेकर, गरीबों के लिए जिस तरह की योजनाएं चलाई गई उसको लेकर चुनावी मैदान में है और उसी आधार पर अपने जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन भी अपनी जीत का दावा कर रहा है कि इस बार हम सरकार बनाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बार
80 में 80 जीतने के दावे के साथ, वादे के साथ चुनावी मैदान में है। इस बार का चुनावी समीकरण अगर देखा जाए तो हम श्रावस्ती की बात कर लें या अंबेडकर नगर की बात कर लें, ये वो जिले हैं जहां पिछड़ी जाति आज़ादी थी। अंबेडकर नगर को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रितेश पांडे, जो बसपा के पूर्व वहां से सांसद थे, उनको अपने पार्टी में शामिल कराया और उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। तो अंबेडकर नगर में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रही है। बस्ती 2 बार से जो हरीश द्विवेदी बीजेपी के सांसद हैं, पुनः उन्हीं को टिकट दिया गया है। जौनपुर की हम बात कर लें, मछली शहर की बात कर लें तो जौनपुर और मछली शहर को साधने के लिए धनंजय सिंह और श्रीकला धनंजय को भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में लिया। प्रतापगढ़ की बात करें, कौशाम्बी की बात करें, प्रयागराज की बात करें तो ये वो सीटें हैं जहां पे थोड़ा राजा भैया का भी दबदबा देखने को मिलता है। ऐसे में अनुप्रिया पटेल का जो एक बयान आया कि राजा अब कोख से नहीं पैदा होता है बल्कि ईवीएम के बटन से पैदा होता है, और ऐसे में राजा भैया की नाराजगी सामने आई। देखना होगा कि उनकी नाराजगी की सर पर कोई प्रभाव छोड़ती है या नहीं छोड़ पाती है। पूरा सुनेंगे। और इस दौरान उपराष्ट्रपति भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाता लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं, जिस बीच उपराष्ट्रपति अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। लगातार अपील तमाम दिग्गज कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जिस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे। आपने इससे पहले देखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी अपनी धर्मपत्नी के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी धर्मपत्नी के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये भी बेहद खास तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। वो तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई थी वोट कास्ट करने के लिए। लगातार लाइन में लगकर वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार ये अपील तमाम दिग्गजों द्वारा की जा रही। धर्मपत्नी के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर पहुंचे हैं, कतारबद्ध होकर अपने वोट कास्ट करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं जगदीप धनखड़। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, अपनी धर्मपत्नी के साथ वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसी के साथ चुनाव आयोग ने भी लगातार मतदाताओं से अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। मतदान केंद्रों को भी यहां पर अलग तरीके से सजाया गया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर आर्ट बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके। जिस बीच तस्वीरें लगातार जगदीप धनखड़ जिस तरह से पहुंचे हुए हैं, कतारबद्ध तरीके से उन्होंने एक संदेश देने का प्रयास किया है कि मतदान स्थल पर किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए हर किसी को ध्यान देना जरूरी है। और इसीलिए उपराष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो कतारबद्ध तरीके से अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें बेहद खास। और इस बीच एक बार फिर से लौटेंगे हमारी विशेष चर्चा पर। राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे स्टेट हेड हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र प्रताप, तस्वीरें लगातार हमने मतदाताओं को दिखाई किस तरीके से पहले राष्ट्रपति अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची और उसके बाद उपराष्ट्रपति भी अपनी धर्मपत्नी के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें अपील करते हुए कि ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करें, बाकायदा कतारबद्ध होकर वोट कास्ट करते हुए नजर आए। बिल्कुल निशु, अगर ये दिल्ली की हम बात कर लें जहां पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आम मतदाताओं के लिए भी एक अपील है, एक संदेश है कि आप अपने घरों से निकलिए और अपने मत का प्रयोग करिए कि क्योंकि लोकतंत्र का यही उत्सव है। अगर संसदीय प्रणाली की व्यवस्था को हमें मजबूत करना है तो अपने मत का प्रयोग हमें जरूर करना चाहिए। वैसे दिल्ली का सिनेरियो इस बार के चुनाव में एकदम से अलग है क्योंकि वहाँ कट्टर ईमानदार की छवि लेकर सामने आए और मुख्य विपक्षियों पे, चाहे वो कांग्रेस के नेता रहे हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हो, उन पे आरोप प्रत्यारोप और भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगाकर दिल्ली की सत्ता में काबिज अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस बार शराब घोटाले में जिस तरह से घिरी हुई दिख रही है और जिन नेताओं के खिलाफ वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे उन्हीं नेताओं के साथ गठबंधन करके चुनावी रैलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली की जनता का मूड क्या होता है। वैसे भी दिल्ली की जनता के मूड की बात की जाए तो प्राय ऐसा देखा गया है कि लोकसभा में 2 बार क्लियर मैंडेट, 7 में 7 लोकसभा सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को दी हैं। वहीं जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी
पार्टी को उन्होंने सत्ता पे काबिज कराया। क्योंकि इस बार का सिनेरियो बदला है। अरविंद केजरीवाल जमानत पे बाहर आए, 1 तारीख को पुनः वो जेल चले जाएंगे। उनके 4 प्रमुख नेता जेल की सलाखों में, संजय सिंह भी इस समय जमानत पे बाहर है। तो भ्रष्टाचार की आंच से अरविंद केजरीवाल भी बच नहीं पाए। तो देखना होगा कि इस बार का जो कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का गठबंधन है वो कितना कारगर होता है। और राघवेंद्र, जो दावे किए जा रहे हैं कि आप 150 में सिमट जाएंगे, आप 200 में सिमट जाएंगे, लगातार तमाम जो दिग्गज हैं विपक्ष के वो लगातार ये बातें कह रहे हैं, आप 150 में सिमट जाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं आप 200 में सिमट जाएंगे। तो क्या इस तरीके की बातें करके मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश की जा रही है स्विंग वोटर्स पर, जो आखिरी समय में अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते, डिसाइड करते हैं कि आखिर किसको वोट देना है? बेशक निशु, ये कहा जा सकता है कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की बात ये हो सकती है कि मतदाताओं को हम ये उलझाने का प्रयास करें कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ रही। ये ठीक वैसे ही है जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदानों में गई, अब की बार 400 नारे के साथ। 400 नारे के साथ का आंकड़ा बहुत बड़ा है कि हालांकि कौन कितना जीतेगा तो ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन द्वारा भी जो बार बार बयान आ रहे हैं, कोई नेता कहता है कि 140 पे सिमट जाएगी, कोई नेता कहता है कि 150 में सिमट जाएगी। हालांकि वो नेता भी जानते हैं कि पार्टी जो मतदाता हैं वो किस बेस पे वोटिंग कर रहे हैं, और शायद इंडिया गठबंधन अपनी हार को देखते हुए ही चुनाव के 6ठे चरण में, 5वें चरण के बाद 6ठे चरण आते आते उनको भी ये घोषणा करनी पड़ी कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो गरीबों को 10 किलो राशन देंगे, वहीं 1 लाख रुपये गरीबों को देंगे। तो इस तरह के जो लोक लुभावन वादे भी सामने आए, क्योंकि फ्री राशन को लेकर कांग्रेस द्वारा या इंडिया गठबंधन द्वारा यही आरोप लगाया जाता था भारतीय जनता पार्टी पे कि आप मुफ्त का राशन देकर वोट पा रहे हैं और इसकी बदौलत सत्ता में आ रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन को भी 6ठे चरण में आते आते यही घोषणा करनी पड़ी सत्ता में आने के लिए। लेकिन देश की जनता, देश के मतदाताओं की मिजाज की बात करें तो उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि दिखाई दे रहा है। आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, विदेश नीति को लेकर जिस तरह काम किए गए हैं वो ज्यादा प्रबल दिखाई दे रहा है। और एक अंतर है इंडिया गठबंधन और जो एनडीए गठबंधन है, इसको लेकर के यहाँ एक सशक्त नेता एक तरफ दिखाई देता है कि हमारा पीएम ये बनेगा, तो दूसरी तरफ ये सीन क्लियर नहीं हो पाता है कि आखिर इस इंडिया गठबंधन का नेता कौन होगा, पीएम कौन बनेगा। ये उनके लिए एक बहुत परेशानी का सबब है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी जिन नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, हम चाहे लालू यादव की बात कर लें या सोनिया गांधी की बात कर लें या अखिलेश यादव की बात कर लें, उन्हीं नेताओं के साथ रैलियों को साझा कर रहे हैं। और ऐसे में जब जिसके ऊपर आप आरोप लगाते हैं उसी के साथ अगर गठबंधन करते हैं, रैलियों में जाते हैं, तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि मतदाता अब वो मतदाता नहीं रहा कि भेड़ चाल के रूप में अपने मत का प्रयोग कर रहा है। अब हर मतदाता जागरूक है, अपने अधिकारों को समझता है, कौन सी सरकार मजबूत होगी, कौन से हमारी योजनाओं को अच्छे ढंग से लाएगी, वो समझते हैं और उसी आधार पर मत होते हुए दिखाई भी दे रहा है। राघवेंद्र, आपको बीच में रोकते हुए तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जहां पर स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद हैं, जिनको लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई थी, उनके मुद्दे को लेकर वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान हो रहा है। जिस बीच तस्वीरें जहां पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची है। जिस तरीके से दिल्ली की सियासत में स्वाति मालीवाल का मुद्दा फिलहाल के लिए गरमा रहा है, वो एक बड़ा स्विंग रिजल्ट्स में ला सकता है। और लगातार बीजेपी इस मुद्दे को भुनाती नजर आ रही है, उठाती नजर आ रही है। स्वाति मालीवाल को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर हो रही है आम आदमी पार्टी पर। और अभी हाल ही में जेल से बाहर निकल कर आए हैं केजरीवाल और उन्हें वापस जेल पर जाना, अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि उनका बाहर आना आम आदमी पार्टी और तमाम इंडी गठबंधन जो है उसको एक बूस्ट देता नजर आएगा। लेकिन उनके बाहर आते ही वो एक बार फिर से विवादों में घिर गए, जहां पर स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट का ये पूरा मामला, जिस बीच आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में घिरती नजर आ रही है। और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। बिल्कुल, तो स्वाति मालीवाल को देख रहे हैं आप, जो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई हैं। और स्वाति मालीवाल इन दिनों वो नाम जो बहुत ज्यादा विवादों में घिरा रहा, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं सीएम केजरीवाल, उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। और वही स्वाति मालीवाल अब वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंची हुई हैं। ये तस्वीरें बेहद खास, और राजकुमार का रुख करना चाहेंगे। राजकुमार, देखिए स्वाति मालीवाल भी अब अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुकी हैं। और अगर दिल्ली की सियासत की बात की जाए तो
मतदान से पहले ही यहाँ की राजनीति ने, यहाँ की सियासत ने बहुत से मोड़ देखे और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल कर आया वो था अरविंद केजरीवाल का जेल जाना और दूसरा मुद्दा था स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता होना। तो इन दोनों ही मुद्दों का जो प्रभाव है, जो असर है, वो मतदाताओं पर कितना ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। देखिए मनीषा, आपका सवाल बहुत अहम है और इस पूरे मसले को यदि देखिए अगर थोड़े से मसले में एक समझा जाए कि प्रचंड बहुमत के साथ एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री बने दिल्ली के और सत्ता को संभाला उन्होंने। एक तरह से ये समझिए कि दिल्ली की जो जनता थी उन्होंने उन्हें प्रचंड बहुमत दिया, मतलब विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई और तमाम तरह के उन्होंने दावे वादे किए कि मैं गाड़ी नहीं लेंगे, हम वातानुकूलित घरों में नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद तमाम एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया, लोकपाल की डिमांड को करते हुए अन्ना हजारे को लेके आए और धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी का गठन हुआ और आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज होती चली गई। उसके बाद बहुत करीबी, क्योंकि स्वाति मालीवाल उस आंदोलन में पहले दिन से जुड़ी रही और चुनाव के दौरान जिस तरीके की परिस्थितियाँ इस समय बनी हैं, अरविंद केजरीवाल अंतरिम बेल पर हैं, बाहर हैं, चुनाव प्रचार में आने के बाद ही उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का विश्लेषण किया, चाहे हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, चाहे हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, चाहे हम वसुंधरा राजे सिंधिया की बात कर लें, जो उन्होंने वो जो बयान दिया उस बयान ने कहीं ना कहीं एक नई हलचल राजनीति में मचाई और उसी के बाद सारी रणनीति जो है तमाम तरह की जो चीज़ें हैं बनी। लेकिन एक मुख्यमंत्री आवास पर एक उनकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल जाती है और उसके साथ उनके पीए मारपीट करते हैं। आरोपी वो विभव कुमार हैं, जो विभव कुमार अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल पहले दिन से उनके साथ रहे हैं, इस आंदोलन में लगातार जुड़े रहे हैं। इस आंदोलन की बहुत सारी पेचीदियाँ, बहुत सारी बारीकियाँ, बहुत सारी रणनीति में वो लोग शामिल रहे हैं और जिस तरीके के हालात और परिस्थितियां बनी। स्वाति मालीवाल का भी पॉडकास्ट जो आया उसमें उन्होंने तमाम तरह के जो आरोप जिस तरीके के लगाए कि राज्यसभा सांसद की जो सीट थी उस सीट को वो मुझसे लेना चाहते थे, अगर उन्हें सीट ही चाहिए थी तो मुझसे एक बार कहते, मैं जान भी दे देती। तो इस तरीके के जब अल्फाज सामने आते हैं, समर्पण सामने आता है, तो स्वाभाविक तौर पर एक अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन जो ये सब कुछ सामने जितना दिख रहा है वो सब कुछ बहुत आसान नहीं है। जनता जरूर सोचती है, बिल्कुल दिमाग में जरूर आती है ये बातें कि यार एक आंदोलन में एक लोग साथ थे और वो आज मुख्यमंत्री के आवास पर, उस आवास के अंदर ही राजकुमार सुनेंगे आपको स्वाति मालीवाल क्या कुछ कह रही है वो भी सुनवाते हैं। आज लोकतंत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस है। मैं सबसे अपील करती हूँ ज़रूर बाहर आकर अपनी वोट डालें और ख़ासकर मैं महिलाओं से अपील करती हूँ कि वो अपना बहुकीमती वोट ज़रूर डालें। इस देश में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत ज़रूरी है। महिला सुरक्षा क्या मुद्दा है? स्वाति, आपके मुद्दे क्या रहे? एक सवाल ले लीजिए, आपके इश्यूज क्या रहे? स्वाति, any issues ma'am you want to highlight? सबसे बड़ा मुद्दा फिलहाल के समय में स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट का बना हुआ है, जिसको लेकर यहाँ पर सवाल पूछे गए, लेकिन स्वाति मालीवाल इस पूरे मुद्दे से किनारा करती नजर आई। इसको लेकर कुछ भी स्वाति मालीवाल द्वारा फिलहाल के नहीं कहा गया है, सिर्फ उनके द्वारा ये अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरीके के सियासी समीकरण बने हुए हैं इस बारे में भी जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपको दिखाएंगे लोकतंत्र के महापर्व की महा कवरेज। इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, छठे चरण का मतदान लगातार जारी है
8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान लगातार जारी है, जहां पर तमाम दिग्गजों की साख दांव पर है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, बिहार की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 सीटों पर मतदान हो रहा है, वहीं दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान आज के दिन हो रहा है, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हो रहा है। सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। छठे चरण का मतदान लगातार जारी है, जिस बीच तमाम दिग्गज वोट कास्ट करते हुए हमने आपको दिखाए, चाहे वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो, लगातार वो कतारबद्ध होकर पोलिंग बूथ पर वोट कास्ट करते नजर आए और जनता से अपील करते भी नजर आए कि ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट करें। और तमाम जो बुजुर्ग मतदाता है वो भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। 8 राज्यों की 58 सीटें और इसके बाद केवल एक ही चरण शेष रह जाएगा और पिछले 5 चरणों में 428 सीटों पर मतदान पूर्ण हो चुका है और इस चरण यानी छठे चरण में 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। लगातार वोटिंग जारी है, जिस बीच तमाम दिग्गज अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। मनोहर लाल पूर्व सीएम अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी। सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं, व्यवस्थाएं की गई हैं, किसी को भी कोई भी ऐसी परेशानी ना आने पाए जिससे कि यहाँ की शांति व्यवस्था भंग हो, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। लगातार बड़ी खबर के साथ बने हुए हैं इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की आपको बता रहे हैं और अब से कुछ ही देर में वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी आपको अपडेट करेंगे। यूपी की 14 सीटों पर 162 उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद में मतदान चल रहा है। अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती में भी वोटिंग चल रही है। संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़ में मतदान होता हुआ जौनपुर, मछली शहर, भदोही में भी मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू है। सभी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है और अब से थोड़ी ही देर के बाद 9 बजे तक का क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज रहा, इसको लेकर भी आपको अपडेट करने का प्रयास करेंगे। तमाम हमारे सहयोगी जो हैं वो पल पल का अपडेट हमसे साझा कर रहे हैं, जिनके माध्यम से तमाम जानकारियों को हम आप तक भी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। नेटवर्क चैनल लगातार आपसे ये अपील कर रहा है कि अगर आपके क्षेत्र में भी मतदान आज हो रहा है तो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर जरूर पहुंचे, लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा जरूर बने। और देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 14 सीटों पर 162 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता ले रही है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती में इस वक्त वोटिंग चल रही है। संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़ में मतदान चल रहा है। और वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी देखिए अपडेट कर देते हैं। बिहार में 9 बजे तक 9.66% मतदान हो गया है। हरियाणा में 9 बजे तक 8.31% मतदान होता हुआ। जम्मू कश्मीर में भी 8.89% मतदान हो चुका है। झारखंड में थोड़ा सा ज्यादा 11.74% मतदान होता हुआ। दिल्ली में 9 बजे तक 8.94% मतदान हो चुका है। ओडिशा में कुछ कम रह गया है जो कि 7.43% रहा। उत्तर प्रदेश में ये रफ्तार थोड़ी सी बढ़ी हुई नजर आ रही है, 12.33% और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में जहां 16.54% मतदान हुआ है। वहीं बिहार का भी मतदान आपको बता रहे हैं क्या वोटिंग परसेंटेज चल रहा है। हरियाणा में 8.31% मतदान प्रतिशत देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान हो रहा है जहां 8.89% वोटिंग परसेंटेज है। झारखंड में 11.74% है। दिल्ली में सभी 7 सीटों पर मतदान हो रहा है जहां 8.94% वोटिंग परसेंटेज सामने। ओडिशा में 7.43% वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में 12.33%, वहीं पश्चिम बंगाल में 16.54% मतदान हो चुका है पूर्ण यहाँ पर। लगातार अभी भी वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जहां पर 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ गया है। लगातार तमाम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। तो 9 बजे तक का क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज है उससे हम आपको अपडेट करा रहे हैं। ओडिशा में 9 बजे तक 7.43% मतदान हो चुका है और उत्तर प्रदेश में भी ये रफ्तार जो है वो थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, लगभग 12% के करीब मतदान हुआ है। ऐसे में शाम तक का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए तमाम सियासी दिग्गजों ने ताकत झोंकी है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है कि वोटिंग परसेंटेज को लगातार बढ़ाया जा सके। ऐसे में 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज से हमने आपको अपडेट कराया और किस राज्य में कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है इसको लेकर भी तमाम जानकारी साझा की।
इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं, राघवेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टेट हेड है यूपी के, इसी के साथ राजकुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, देखिए जो 5 चरण में बीते हैं 428 सीटों पर मतदान जो है वो पूर्ण हो चुका है और उसमें से बात कर ले बीजेपी की, तो बीजेपी ने लगभग 230 सीटों पर इसमें जीत प्राप्त की थी और 44 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई थी। लेकिन इस बार का चुनाव किस तरीके से डिफरेंट देखने को मिल रहा है, अलग देखने को मिल रहा है? जो 58 सीटें हैं, बेहद अहम ये सीटें हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इनका समीकरण, खासकर यूपी की 14 सीटें? इस बार के समीकरण की बात कर लें निशु, तो इस बार के समीकरण में एक तो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन थोड़ा सा एक टीम बनाया, चाहे वो लालू यादव की पार्टी की बात की जाए या अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात की जाए या कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर जिस तरह से समीकरण बनाने का प्रयास किया, लेकिन ममता बनर्जी का और मायावती का इस गठबंधन का हिस्सा न होना, इस गठबंधन से अपने आप को किनारे कर लेना इंडिया गठबंधन की ये सबसे बड़ी कमजोरी थी। दूसरा, पिछले 2 लोकसभा चुनावों को देख लें तो एक बात निकल कर सामने आती है कि जो मोदी ब्रांड का नाम है उसका जनता के अंदर काफी हद तक विश्वास बन गया है और जनता को ऐसा लगता है कि अगर मोदी को हम पीएम चुनते हैं तो हमारी समस्याओं का निराकरण होगा, चाहे वो हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हो या देश के आंतरिक समस्याओं की बात कर लें या बाह्य सुरक्षा की बात कर लें। अब बात आती है इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन लोकतंत्र बचाओ और संविधान बचाओ जैसे नारे के साथ, हालांकि महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाता तो है लेकिन वो उतना जनता को अपील क्यों नहीं करता है ये समझ से परे है। वहीं हम बात कर लें, नोटबंदी जब मोदी द्वारा किया गया था उसके बाद से जब महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे तो वहां पे भी मुंबई, चूंकि माया नगरी देश की आर्थिक राजधानी जानी जाती है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोटिंग हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की थी। वहीं हम बात कर लें, जब गरीबों की योजनाओं की बात आती है तो पीएम मोदी का ऐसा विश्वास बना हुआ है कि दूसरा कोई नेता अगर कहता है कि हम इससे ज्यादा करेंगे तो भी आम जनता को विश्वास नहीं होता। ये मोदी की काबिलियत कहिए या मोदी का सौभाग्य कहिए कि मोदी की बातों में जनता आपको रोकना चाहेंगे, आपका वापस लौटेंगे। जिस बीच तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ्स पर लगातार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं, जिस बीच राहुल गांधी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं, वोट डालने के लिए यहां पर राहुल गांधी पहुंचे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ्स पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं यहां पर पुख्ता की गई हैं। बिल्कुल, तो पोलिंग बूथ पर सियासी हलचल तेज होती हुई और कड़ी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी मां सोनिया गांधी के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं, लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हुए हैं, जनता को जागरूक करने के लिए पहुंचे हैं और जनता से अपील करने के लिए पहुंचे हैं कि देखिए तमाम सियासी दिग्गज जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, आपको भी लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा जरूर बनना चाहिए क्योंकि सरकार चुनने का अधिकार जनता जनार्दन के पास होता है, मतदाताओं के पास होता है। ऐसे में लगातार तमाम सियासी दिग्गज जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। किसी तरह की अव्यवस्था ना हो इसके लिए तमाम प्रयास तमाम सियासी दिग्गजों द्वारा भी होते हुए कतारबद्ध तरीके से तमाम सियासी नेताओं ने वोट कास्ट करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में हम उस पोलिंग स्टेशन की तस्वीर आपके साथ साझा कर रहे हैं जहां पर राहुल गांधी इस वक्त वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। उनके पीछे भारी मतदाता भारी संख्या में अपने वोट को कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर नजर आ रहे हैं। 8 राज्यों की 58 सीटों पर अभी मतदान चल रहा है और ये जो तस्वीर है ये उस पोलिंग स्टेशन की है जहां पर अभी खुद राहुल गांधी मां सोनिया गांधी के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। वोट कास्ट करने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या कुछ निकल कर आती है सामने, जनता को वो किस तरह से अपील करके जागरूक करते हुए दिखाई देते हैं, ये देखना और सुनना वाकई में दिलचस्प होने वाला है। और राहुल गांधी मां सोनिया गांधी के साथ वोट कास्ट करने के लिए जिस पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं ये तस्वीरें उस वक्त की। और रायबरेली से चुनावी मैदान में है राहुल गांधी जहां पर वोट अपना
का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे। इस बीच हमारी विशेष चर्चा पर वापस लौटते हैं, हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता राजकुमार। आपके पास आते हुए, अगर दिल्ली की सियासत की बात की जाए तो दिल्ली में एक डिफरेंट पॉलिटिक्स यहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि विधानसभा की जब चुनाव होते हैं तो जनता की प्रेफरेंस अलग हो जाती है, आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव देखने को मिलता है, और जब लोकसभा के चुनाव की बारी आती है तो जनता बीजेपी की झोली में वोट डाल देती है। लगातार 2 बार से हम देख रहे हैं 7 की 7 सीटें बीजेपी जीतती आ रही, क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। और ये चुनाव बेहद अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, और जो स्कोर कार्ड लोकसभा चुनाव का रहेगा वो एक ट्रेंड सेट भी करेगा विधानसभा चुनावों के लिए। राजकुमार, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, इस बीच लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से राहुल गांधी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। बिल्कुल राजकुमार, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? सवाल को दोहराइए। जी जी सुन पा रहा हूं। राजकुमार, सवाल ये था कि जो स्कोर कार्ड लोकसभा चुनाव का रहने वाला है वो विधानसभा चुनाव का ट्रेंड भी सेट करेगा, और हमने ये डिफरेंशिएशन देखा है, ये अलग पॉलिटिक्स दिल्ली की देखी है कि जब विधानसभा चुनावों की बात आती है तो जो जनता है दिल्ली की वो आम आदमी पार्टी की तरफ झुकती नजर आती है, और जब लोकसभा चुनावों की बात आती है तो आम आदमी पार्टी को किनारा करके तमाम जनता बीजेपी की झोली में वोट भर देती है। और ये इसी मायने से बेहद अहम है क्योंकि जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव का स्कोर कार्ड उसका ट्रेंड सेट करेगा। बिल्कुल, आपका विश्लेषण बिल्कुल एकदम सही है। देखिए, दरअसल विधानसभा और लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर थोड़ा सा बदलाव होता है, क्योंकि क्षेत्रीय जनता जो, अगर हम और थोड़ा सा बैक में जाएं तो जो एमसीडी के चुनाव होते हैं, जो नगर निगम के चुनाव होते हैं, उसमें पार्षद होता है। पार्षद को यदि बात करें, एक वार्ड होता है, छोटे से वार्ड में उसका आना जाना होता है। उसके बाद अगर बात करें विधायक की, तो विधायक का एक थोड़ा सा क्षेत्र बढ़ जाता है, उसके काम करने का तौर तरीके भी बढ़ जाते हैं। और जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव की बात करते हैं, जब हम सांसद के चुनाव की बात करते हैं, तो उसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। साथ साथ मतलब आप दिल्ली में तो ऐसी भी सीटें हैं, क्योंकि 7 लोकसभा सीटें और 70 विधानसभा सीटें, तो 10-10 विधानसभा सीटों का एक सांसद। तो चुनाव जितना बड़ा होता है, मुद्दे भी स्वाभाविक तौर पर उतने बड़े होते चले जाते हैं। और ये जो चुनाव है, इस समय अगर दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में बहुत सारी बस्तियां ऐसी हैं जिनको हम अनाधिकृत जानते हैं, जिनको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ठीक है राजकुमार, सुनेंगे आपको, बिल्कुल राजकुमार सुनेंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बेहद अहम। राहुल गांधी वोट कास्ट करने के बाद निकल रहे हैं पोलिंग स्टेशन से और तमाम मीडिया कर्मियों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है वो सुनने का प्रयास करेंगे। और राहुल गांधी अपना वोट कास्ट करके निकल चुके हैं। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ नजर आ रहे थे, वोट डालने के लिए पहुंचे थे पोलिंग बूथ पर। लगातार तमाम दिग्गजों के वोट डालने का सिलसिला जारी है, जहां पर पोलिंग स्टेशंस के बाहर कतारबद्ध होकर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी देते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां नवीन पटनायक, ओडिशा के सीएम, लगातार वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तमाम उनके साथ सुरक्षा के लिए उनके गार्ड्स मौजूद हैं और तमाम सुरक्षा के बीच ही वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इस बीच तमाम तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की, किस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। उसके बाद राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। कतारबद्ध होकर पोलिंग स्टेशंस के बाहर तमाम जनता नजर आ रही है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है और ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने का प्रयास चुनाव आयोग द्वारा भी किया गया, तमाम दिग्गजों द्वारा भी किया गया। और अभिनेता हो या राजनेता हो, तमाम लोग ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें। तो ये जो तस्वीरें हैं वो बेहद खास। राहुल गांधी अपना वोट कास्ट करने के बाद ये निकलते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी के साथ सेल्फी भी ली और कहीं ना कहीं वो जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मताधिकार का प्रयोग करें। और चलिए फिर से रुक कर लेते हैं एक बड़ी जानकारी का। इलाहाबाद में 9 बजे तक 9.37% मतदान हो गया है। अम्बेडकर नगर में 9 बजे तक 14.61% मतदान होता हुआ
आजमगढ़ में 9 बजे तक 14.17% मतदान हो चुका है। बस्ती में 9 बजे तक 14.26% मतदान होता हुआ। भदोही में 9 बजे तक 12.84% मतदान। डुमरियागंज में 13.38% मतदान हो चुका है। जौनपुर में 9 बजे तक 12.91% मतदान। लालगंज में सुबह 9 बजे तक 10.95% मतदान हो चुका है। मछली शहर में 13.33% मतदान होता हुआ। फूलपुर में 9 बजे तक 7.45% मतदान हो चुका है। प्रतापगढ़ में 9 बजे तक 12.89% मतदान हो चुका है। श्रावस्ती में सुबह 9 बजे तक 9.95% मतदान होता हुआ। सुल्तानपुर में 9 बजे तक जो मतदान हुआ है वो लगभग 14% है और इलाहाबाद में भी मतदान 9.37% होता हुआ। तो लगातार 14 सीटों पर क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है वो हम आपको बता रहे हैं। छठे चरण के मतदान के बीच 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की 14 सीटों का, जहां भदोही में 9 बजे तक 12.87% मतदान हुआ है। डुमरियागंज में 13.38% मतदान हुआ है। जौनपुर में 12.91%, वहीं लालगंज में 10.95% मतदान हुआ है। मछली शहर में 13.33% वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। फूलपुर में 7.45% मतदान हुआ है, जहां प्रतापगढ़ में 12.89% मतदान हुआ है। वहीं श्रावस्ती की बात कर ले तो 9.95% वोटिंग परसेंटेज यहां से निकलकर सामने आया। सुल्तानपुर में 14.11% मतदान परसेंटेज जो है वो निकलकर सामने आया है। तो इलाहाबाद और तमाम 14 सीटों में क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है वो हमने आपको बताया। अंबेडकर नगर, आजमगढ़ हॉट सीट पूर्वांचल की 14.17% मतदान हुआ है। बस्ती में 14.26% मतदान हुआ है। भदोही में 12.84% मतदान हुआ है। डुमरियागंज में 13.38% मतदान हुआ है। जौनपुर में 12.91% मतदान हुआ है। लालगंज की बात कर ले तो 10.95% मतदान परसेंटेज देखने को मिला है। मछली शहर में 13.33% मतदान हुआ है। फूलपुर में 7.45 यानी बेहद कम मतदान परसेंटेज यहां से निकलकर सामने आया है। प्रतापगढ़ की बात कर ले 12.89% मतदान। श्रावस्ती में 9.95% मतदान। तो तमाम वोटिंग परसेंटेज हमने आप तक साझा किया कि क्या कुछ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो यूपी की 14 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का क्या कुछ रहा है वो भी हमने आपको दिखाया। राघवेंद्र का रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र, देखिए यूपी की 14 सीटों पर 9 बजे तक का क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज रहा, उसको लेकर जनता को लगातार अपडेट करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका विश्लेषण 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज को लेकर क्या कुछ कहता हुआ? बिल्कुल, अगर 9 बजे के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो लगभग 12% पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ, इतना जरूर है कि किसी लोकसभा पे 9% है तो कहीं 10%, कहीं 11% और कहीं 8% भी देखने को मिला है। ऐसी उम्मीद करते हैं आज यहाँ उत्तर प्रदेश में गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऐसे उम्मीद की जा सकती है कि 60% के आसपास से मतदान प्रतिशत पहुँच जाएगा, 55 से ऊपर ही रहेगा, क्योंकि अभी मतदाता निकल रहे हैं और हर जगह जहां भी मतदाता हैं लाइनें भी लगी हुई हैं बाहर बूथों पे, तो मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। सुबह से अगर 12% है 3 घंटे में तो इसे कम मतदान के रूप में नहीं आंका जाएगा। और ऐसा प्रायः देखा गया है कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चौथे चरण के बाद से मत प्रतिशत बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि तीसरे चरण आते आते सारे राजनीतिक दलों की चिंता की लकीरें जो खींची, सबने अपील करनी शुरू की, अपने अपने वोटरों को निकालने का जो प्रयास किया, तो मतदाताओं की संख्या बढ़ी, वोट प्रतिशत बढ़ना भी शुरू हुआ। और आज का भी मत प्रतिशत पिछले मत प्रतिशत से 5वें से ज्यादा ही रहेगा, कम रहने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो वोटिंग प्रतिशत को लेकर आपका क्या कुछ विश्लेषण कहता है वो आपने बताया। राजकुमार, आपके पास आते हुए, राजकुमार, दिल्ली के 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जो सामने आया उसको देखें तो 8.94% यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला है। और जिस तरीके से अब गर्मी बढ़ती जाएगी, दिन का समय आएगा तो वोटिंग परसेंटेज इतना नहीं बढ़ेगा। हालांकि उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि सुबह सुबह ठंडा मौसम होगा तो दिल्ली में ज्यादा वोटिंग प्रतिशत देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, स्वाभाविक ये सब जब वोटिंग परसेंटेज जो है अगर कम रहता है तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय होता है। लेकिन मैं जिस बूथ पर हूँ, मैं जिस बूथ पर खड़ा हूँ, वहाँ मैं जरूर कह सकता हूँ आपको कि वोटिंग परसेंटेज दिल्ली में बहुत बेहतर होने वाला है। और शाम होते होते तकरीबन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 55 और 60 के बीच में ही परसेंटेज होना चाहिए। और 55 और 60 के बीच का परसेंटेज बहुत अच्छा परसेंटेज इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि दिल्ली जो है
वो देश की राजधानी है और यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है। क्योंकि आज एक बेहतर ये है कि गुड़गांव, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में निवास करते हैं लेकिन गुड़गांव में काम करते हैं, आज गुड़गांव में भी वोटिंग हो रही है, तो इस वजह से वहाँ भी छुट्टी है, तो लोग घर पे रुके हुए हैं। तो दोपहर बाद शायद हो सकता है कि चुनाव, ये जो मतदान है ये बढ़ सके। लेकिन स्वाभाविक तौर पर इस बात को माना जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो वोटर को घर से निकालें, वोटर को पोलिंग स्टेशन तक लेके आएँ, उनको जागरूक करें, उनको अपील करें, उनसे निवेदन करें। केवल यही एक माध्यम हो सकता है। देखिए, ज़बरदस्ती पोल आप नहीं करा सकते। चुनाव आयोग ने तमाम तरह के निर्देश जारी किए हैं। मैं जहाँ जिस पोलिंग स्टेशन पर खड़ा हुआ हूँ, पुलिस के यहाँ पे कर्मचारी खड़े हुए हैं। जिन लोगों के पास मोबाइल हैं, उन मोबाइलों को लेने के लिए पुलिस ने एक ऐसी व्यवस्था की है, वो अपने पास नहीं रख सकते, लेकिन उन्होंने 2-4 लोग जो समाज के लोग हैं, उन लोगों को, अगर 4 लोग आ रहे हैं तो एक व्यक्ति को कहा है कि आप मोबाइल रख लीजिए, ये लोग वोट कास्ट करके आ जाएंगे, फिर आप वोट कास्ट करके चले जाइए। तो इस तरीके का जो कॉपरेशन है, जब पुलिस इस तरीके का कॉपरेशन कर सकती है, वरना मतदान केंद्र पर अगर मोबाइल लेके आता है तो चुनाव आयोग के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं कि मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल नहीं जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार पोलिंग स्टेशन तक यदि कोई आदमी मोबाइल लेके आ गया है तो उसका मोबाइल सुरक्षित हाथों में रहे और वो पोल करके वापस आ जाए। इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर पुलिसकर्मी बनाए हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो भी चुनावी समर में कूदे हुए हैं, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र का पर्व है और वो मतदाता को जाएं, मतदाता को समझाने का प्रयास करें, अपील करें। जो पन्ना प्रमुख हैं, उनकी बेहद जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने पन्ने पर जो वोट हैं, उन वोटों का ध्यान रखें, उन वोटों को समझाएं, उन वोटों को निवेदन करें, ताकि परसेंटेज बढ़े। अगर परसेंटेज बढ़ेगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। अन्यथा देखिए, जीत हार होनी ही होनी है। अगर वोट परसेंटेज 30 रह जाएगा तो भी जो परिणाम है वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर वोट ऑफ परसेंटेज अगर बढ़ता है तो स्वाभाविक तौर पर जो राजनीतिक पंडित हैं उन्हें थोड़ा सा अनुमान लगाने में ज़रूर दिक्कतें होंगी। और 4 तारीख का हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन शाम तक लगता है निशु कि ये जो वोट ऑफ परसेंटेज है ये थोड़ा सा बढ़ेगा, हमें भरोसा रखना चाहिए। ठीक है राघवेंद्र, जैसा कि अभी आपने बताया कि अगर 12.89% भी मतदान हुआ है, लगभग 12.5% भी मतदान हुआ है यूपी में, तो इसे कम नहीं आंका जा सकता है। लेकिन अगर बीते चरणों की बात की जाए तो 5 चरणों के मतदान हुए। ऐसे में कुछ राजनीतिक पंडितों का यह भी मानना था कि जिन सीटों पर कहीं ना कहीं सपा का दबदबा कभी देखने को मिलता था, उन सीटों पर वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है और उसके बहुत कुछ संकेत भी उन्होंने दिए। तो आज के चरण में लगभग 14 सीटों पर जिस तरह से मतदान चल रहा है, उसमें सपा के पीडीए फॉर्मूले की भी एक अग्नि परीक्षा है। तो इस पूरे विश्लेषण को आप किस तरह से देखते हैं, जो कि राजनीतिक पंडितों ने 5 फेजेस के इलेक्शन को देखते हुए दिए? मनीषा, इस बार के गठबंधन में सपा और कांग्रेस एक साथ हैं और दोनों का वोट शेयर जब एक साथ होता है और मत प्रतिशत, स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा सा बढ़ेंगे। लेकिन अगर इस गठबंधन राजनीति की बात कर लें, खासकर उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे सपा बसपा, सपा कांग्रेस, सपा सुभाषपा और सपा आरएलडी का गठबंधन हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के आगे ये गठबंधन टिक नहीं पाए। ये यही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 34 साल बेहाल के नारे के साथ कांग्रेस पहले तो आई यहाँ पे चुनाव लड़ने, उसके बाद सपा से गठबंधन की, फिर 2 युवाओं की बात करने लगी कि ये प्रदेश के 2 युवा हैं जो नए नए सपने दिखा रहे हैं और युवाओं के लिए काम करेंगे। हालांकि यहाँ के आम नागरिकों ने उस गठबंधन को भी नकार दिया। इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ गठबंधन के प्रत्याशी जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे वोट प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम पूरे उत्तर प्रदेश के सिनेरियो की बात कर लें तो 80 लोकसभा सीटों पे 50 सीटें ऐसी दिखाई देती हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट जीतते हुए दिखाई देती है। वहीं 20% सीटें ऐसी दिखाई देती हैं जहां पे टफ फाइट दिखाई देती है कि दोनों आमने सामने लड़ रहे हैं और 10% सीटें ऐसी दिखाई देती हैं जहां पे लगता है कि हाँ लड़ाई है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। इससे इनकार नहीं है। हम आजमगढ़ की बात कर लें या फिर मुरादाबाद की बात कर लें, रामपुर की बात कर लें,
सहारनपुर की बात कर लें, कैराना की बात कर लें, मैनपुरी की बात कर लें, रायबरेली की बात कर लें, यहाँ पे गठबंधन प्रत्याशी ज्यादा मजबूत हैं। और आजमगढ़ में खासकर गुड्डू जमाली जब से समाजवादी पार्टी में है, जहाँ पे आज मतदान चल भी रहा है, तो उसके बाद से समाजवादी पार्टी का पलड़ा वहाँ भारी है। और पूरा समाजवादी कुनबा, चाहे शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, डिम्पल यादव हो, रामगोपाल यादव हो, पूरा का पूरा कुनबा धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए एड़ी चोटी का प्रयास कर रहा है। थोड़ा सा कुछ सीटों पे मत प्रतिशत बढ़ना, अगर कुछ सीटों पे ही बढ़ने तक सीमित है तो हार जीत के फासले को आसानी से समझा जा सकता है। जो भी राजनीतिक पंडित हैं उनको भी समझना होगा कि चंद अगर 5-10 सीटों पे वोट प्रतिशत बढ़ने से अगर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये गठबंधन के लिए वोटिंग हो रही है, तो सभी सीटों पे अगर नहीं बढ़ रही है मत प्रतिशत, तो इसका मतलब गठबंधन के लिए चिंता की लकीरें हैं। राघवेंद्र, ये तो देखने वाली बात होगी क्या कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है। 4 जून को ये सब साफ हो जाएगा कि क्या विपक्ष जो विजय रथ है बीजेपी का रोकने में कामयाब होता है या फिर बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक बनाती हुई नजर आती है। तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार तमाम अपडेट्स, महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं नेटवर्क 10 की। इस बीच रुकना है छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में।